चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी का है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। काफ़ी डिटेल में पढ़े हम लोग, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है। ओके, तो पहले एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट हम डिफाइन करते थे। किसके अबाउट डिफाइन करते थे? तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते थे कैसे? आर क्रॉस पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। तो इसको हम लोग कैसे लिखे? क्या लिखते थे? आर इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है अबाउट ए पॉइंट। हम क्या डिफाइन करते थे एंगुलर मोमेंटम को? अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट। ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम चलिए ठीक है, हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं टॉर्क को डिफाइन करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्वांटिटी क्या आएगी, है ना। अगर मैं इसको डिफाइन किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी तो क्या आएगा, तो हमें वो चीज समझना है। तो इसका डिफिनीशन, टॉर्क का डिफिनीशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ टॉर्क? टॉर्क का डिफिनीशन क्या है ना? रेट ऑफ, क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर, सॉरी इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड टॉर्क। उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। ये कहलाता है टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम समय के साथ कैसे चेंज हो जा रहा है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो ये टॉर्क निकालते हैं अबाउट एनी एक्सिस। ये जो निकालते हैं अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अलोंग निकालते हैं। मतलब किसी बॉडी को अगर हम रोटेट करवाया तो ही हम कहानी पढ़ सकते हैं। मान लो ये हिंज है, यहाँ पे टिका हुआ, हमने इसको बांध के रखा हुआ है, यहाँ बंधा हुआ फिक्स है। जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये घूम रहा है ना। यहाँ पे नजदीक घुमाएंगे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, यहाँ थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। तो टॉर्क कर क्या रहा है? टॉर्क एक ऐसा चीज है जो रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के दोनों पे डिपेंड करता है, वो हम समझेंगे। पहले हमने क्या डेफिनेशन बताया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको दो तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो एवरेज वैल्यू बता सकते हैं, और दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। टॉर्क जो है वो दो तरह का वैल्यू बताएगा, एवरेज टॉर्क एंड इंस्टेंटेनियस टॉर्क। ठीक है, जो टॉर्क आ रहा है वो क्या आएगा? ये जो टॉर्क है हमारा, जो टॉर्क हम लोग पढ़ रहे हैं अभी का टॉपिक, ये दो कैटेगरी में हम इसको बांध सकते हैं। पहला क्या है? एवरेज टॉर्क। क्या है भाई? एवरेज टॉर्क ऑन द बॉडी, जो किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एवरेज टॉर्क। और एक होता है इंस्टेंटेनियस टॉर्क। एक क्या होता है? इंस्टेंटेनियस टॉर्क, है ना। क्या सिंपली टॉर्क, इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस टॉर्क। तो सिंपली हम इसको टॉर्क भी कहते हैं, सिंपली टॉर्क होता है ना। और एवरेज को हम क्या कह सकते हैं? एवरेज को क्या कह सकते हैं? टॉर्क है लेकिन ये एवरेज वैल्यू दे रहा है। तो ये सब चीजें हमको समझना है, जानना है। ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए टॉर्क को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक एवरेज टॉर्क और एक इंस्टेंटेनियस टॉर्क। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर यही बात है कि टॉर्क जो है इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एवरेज वैल्यू है तो क्या होगा? तो एवरेज की बात करें, अगर हम टॉर्क एवरेज की बात करें तो डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब एवरेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एवरेज टॉर्क, है ना। तो एवरेज चेंज को हम इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? रेडियस को अगर आपने कांस्टेंट रखा, रेडियस को अगर आपने पोजीशन वेक्टर को पार्टिकल के कांस्टेंट अगर रखा हमने विद एक्सिस, एक एक्सिस से रेडियस, सॉरी पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का कांस्टेंट अगर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा?
आर को हमने कांस्टेंट रखा है और चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है, पोजीशन वेक्टर इनटू एवरेज फोर्स। ये क्या आ रहा है, एवरेज फोर्स। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या पढ़ते थे, एवरेज फोर्स पढ़ते थे। ठीक है, तो एवरेज फोर्स पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहलाता है, एवरेज टॉर्क। ये क्या कहलाएगा, एवरेज टॉर्क। इंस्टेंटेनियस टॉर्क हम पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क को सिंपली हम टॉर्क बोलेंगे, है ना। सिंपली इसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। dl/dt, इसको हम क्या लिख लेंगे, dl/dt। तो एक्चुअली डिफरेंशिएट करके आता क्या है, एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इनटू p वेक्टर, फिर इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको कांस्टेंट रखा इनटू dp/dt रखते हैं। ठीक है, तो अगर रेडियस हमने पोजीशन वेक्टर पार्टिकल कांस्टेंट रखेंगे तो टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम, क्या टाइम t क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाता है, ये आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस टॉर्क। कब, जब r वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट हो तब। पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का एक्सिस से क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, तो ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है और रेडियस वेक्टर पे भी डिपेंड करता है ना, या पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करता है पार्टिकल का। अगर फोर्स ही इक्वल टू 0 हो जाए, अगर कोई किसी पार्टिकल के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा, ऑल द फोर्सेस आर 0, तो टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। रेडियस वेक्टर 0 है तो भी 0 है। समझिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। मान लो ये हिंज्ड है, यहाँ पे स्टिक किया हुआ, मैं यहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, है ना, इसको घुमाने की कोशिश करूँ, फोर्स लगा रहा हूँ तो ही तो घूम रहा है, फोर्स ही नहीं होगा तो कैसे घूमेगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों साइड ऐसे घुमा रहे हो तो दोनों साइड फोर्स लग रहे हैं तो भी घूम रहा है पार्टिकल, है ना। तो फैन रोटेट करते हुए देखते होंगे और मैं इसको घुमा रहा हूं तो नेट फोर्स मान लो इक्वल टू 0 है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स उधर अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ रहा है बॉडी को। इसके बावजूद बॉडी क्या हो रहा है, एंगुलरली रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया उसमें। तो आखिर ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया कैसे, कौन ऐसा चीज है जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर बॉडी के ऊपर में नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ जाए, जैसे फैन के केस में क्या है, फैन तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू क्या है, 0। फैन के ऊपर में नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, 0, लेकिन फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, इसीलिए नेट एक्सेलरेशन भी 0 आता है। तो यहाँ पे r क्रॉस f क्या है, एक्सटर्नल आप मान लीजिए, इंटरनल तो है नहीं, इंटरनल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। अगर ध्यान समझिएगा, ये f नेट नहीं है, ये f नेट नहीं है। f नेट की बात में रोटेशनल मोशन में पढ़ रहे हैं हम कि अगर बॉडी के ऊपर में नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अगर नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका क्या, इसका मतलब होगा क्या, इसका बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, इसके बावजूद आ रहा है, इसके बावजूद अल्फा जो है वो 0 नहीं पाया जाता है। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके बावजूद बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं आता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और नेट का 0 का मतलब क्या है, अगर नेट 0 है तो ये कोई जरूरी नहीं कि नेट हर एक फोर्सेस 0 हो, कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं, है ना। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, इक्वल अपोजिट फोर्सेस भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, है ना, एक फोर्स इधर धकेला, एक फोर्स इधर धकेला, बॉडी पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग बट बॉडी इज रोटेटिंग। बॉडी क्या रोटेट कर रहा है, तो बॉडी जो रोटेट कर रहा है तो वो कौन सा इफेक्ट में रोटेट कर रहा है, आर क्रॉस एफ में रोटेट कर रहा है। तो ये नेट फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स नहीं, सिंपली फोर्स है, ये नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स अगर बॉडी अगर प्योर रोटेशन में हो, अगर बॉडी प्योर रोटेशन में हो तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ रहा है। नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। ट्रांसलेटरी क्या है, इक्विलिब्रियम में, बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है ना। ये जो है क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्या बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, नॉट रोटेटरी इक्विलिब्रियम, बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है।
इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बॉडी अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है तो कोई जरूरी नहीं है कि रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी रहे। उस चीज को समझने के लिए आखिर क्या ऐसा चीज है जो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होने के बावजूद बॉडी को रोटेट करवा रहा है, क्या ऐसा चीज है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क जो है बॉडी को रोटेट करवाता है जबकि उसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0 आता है। तो मैंने इसके सिंपल केस मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ फोर्स लगा रहा है, इक्वल अपोजिट फोर्स की बॉडी क्या रोटेट कर रही है लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। चलिए तो इस तरह से हम लोग टॉर्क को पढ़ते हैं, डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। जब गेट को खोलते हैं तो आगे पीछे भी गेट को खोलते हैं ना। और गांव में क्या होता है, जो बच्चे नल जो है चापाकल पे पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस केस से समझ सकते हैं, रेडियस यहाँ से लटक के अगर पानी निकालेंगे तो पानी जल्दी नीचे गिरेगा नल से, है ना। यहाँ जितना आगे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उनको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ये कहानी इसमें इससे भी समझ सकते हैं कि अगर रेडियस वेक्टर ज़्यादा हो गया तो फोर्स में कम अप्लाई करनी होगी, और अगर रेडियस वेक्टर कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इजी क्या है, कम फोर्स लगाने से रेडियस वेक्टर क्या होगा, ज़्यादा दूरी, जितना दूरी रहेगा, जितने दूरी से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उतना ही कम हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करना होगा। नेट फोर्स नहीं है ये नेट फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, ये एक सिंपल फोर्स है। किसी एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये नेट फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये फोर्स सिर्फ बॉडी को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये फोर्स रोटेट कर रहा है, इट विल रोटेट द बॉडी, ये सिर्फ रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है। इसके एक और पार्ट होंगे, दोनों मिलकर रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, वो चीज आता है टॉर्क, है ना। इसको कपल ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, है ना, जो दो फोर्सेस काम करते हैं इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, कपल, है ना, तो भी हम पढ़ेंगे। एक कपल आप लाइफ में भी जानते हैं, कि लड़का है एक लड़की है तो कपल बन जाते हैं, है ना। वो एक अलग चीज है। यहाँ कपल ऑफ फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस काम करेंगे, है ना, तो भी हमको पढ़ना है। आर क्रॉस एफ, ये क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाता है। रोटेशनल मोशन, इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। अबाउट ए एक्सिस, कैसे बॉडी रोटेट कर रहा है, कौन से एक्सिस पे। अगर मैंने यहाँ इसको एक्सिस बना दिया तो ऐसे रोटेट करेगा, है ना, इसको फोर्स लगानी होगी। तो मतलब अगर नेट फोर्स इक्वल टू 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 नहीं आ रहा है। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी बॉडी नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए रिजिड बॉडी के लिए आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ठीक है, क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ है, किससे रिलेटिव लेते हैं, तो अबाउट एक्सिस होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है ये अबाउट एक्सिस, ओके, अबाउट एक्सिस। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दो चीजें आएगी, टॉर्क का एवरेज वैल्यू आएगा। एवरेज वैल्यू क्या आएगा, आई इंटू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एवरेज वैल्यू आ रहा है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रहा है ना, और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रही है। दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना। ये दो चीजें आ रही है। तो अल्फा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम अल्फा एंगुलर वेलोसिटी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितने सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन है सब के सब चेंज हो जाएंगे, अल्फा की जगह आप इतना लिख सकते हैं। जैसे कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते थे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टाइम टी। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू टाइम टी, इनटू टाइम टी, ये आप लिख सकते हैं। तो आखिर ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ये दोनों का रेशियो। तो चलिए ये बातें समझ में आ गई कि कहानी क्या है, डायनामिक्स और रोटेशनल मोशन में कहानी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। वो प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क की वजह से। टॉर्क के दो कंपोनेंट हैं, टॉर्क के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, याद रखिएगा। टॉर्क के दो कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे टॉर्क के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस एंड फोर्स
अप्लाइड ऑन द बॉडी और पार्टिकल एंड और ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स जो है, ये टॉर्क जो है क्या है, तो दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन आप समझ सकते हैं, वो सब में अल्फा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा। ठीक है, अगर मैं टॉर्क की, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहूँ, अभी तो मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखाया कि आर क्रॉस एफ, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, अगर मैंने बताया कि आर वेक्टर इधर है, ठीक है, और फोर्स वेक्टर इधर है, ये सब के सब मैं एक वेक्टर नोटेशन बता रहा हूँ डायरेक्शन बताने के लिए। तो अगर मान लो इनके बीच में एंगल है थीटा, तो आर क्रॉस एफ, राइट हैंड कर्ल यहाँ पे करेंगे, है ना, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे, ये जो फिंगर से कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन थंब की क्या हो रही है, अपवर्ड दिखा रही है। आर क्रॉस एफ डायरेक्शन किधर बता रहा है, अपवर्ड में, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन जो है अपवर्ड में बता रहा है। जिधर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगा, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को समझिए कि ये जो टॉर्क है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। याद रखिएगा कि टॉर्क इज, यहाँ पे क्या सोचते हैं, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब मोशन जो है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टॉर्क इज ये जो टॉर्क है परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ द बॉडी, परपेंडिकुलर टू मोशन, सॉरी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, है ना, प्लेन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी के जो जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रहा है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की या टॉर्क की वैल्यू होती है ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहूँ, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा आर एफ साइन थीटा। क्या है ये, आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन द बॉडी, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस। ये सिंपली मैंने डायग्राम बताया आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये इस तरह से डिपेंड कर रहा है। अगर इन दोनों की वैल्यू में कांस्टेंट बना दूं तो एफ टॉर्क जो है किस पे डिपेंड करेगा, टॉर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इफ एंड ओनली इफ आर एंड एफ कांस्टेंट हो। तो आर एंड एफ कांस्टेंट हो तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहला केस लेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो क्या होगा, अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क भी 0 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का रेडियस वेक्टर, पार्टिकल की रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर, मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक्सिस है, और रेडियस वेक्टर इधर है, और इधर ही हम फोर्स लगाएंगे, इधर ही खींचेंगे तो क्या बॉडी रोटेट होगा, क्या बॉडी रोटेट होगा, नहीं। इधर धकेलेंगे, क्या बॉडी रोटेट होगा, नहीं। इधर धकेलेंगे, एक्सिस से मान लो हिंज्ड है ना, और इसको हम क्या करें, इधर धकेल रहे हैं, क्या बॉडी रोटेट होगा, नहीं, रोटेट नहीं करेगा। ऐसे से कैसे, थीटा 180 डिग्री, रेडियस वेक्टर इधर है, पार्टिकल रेडियस वेक्टर इधर है, एक्सिस से क्या इधर है, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, उस केस में भी टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। याद रखें, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री, देन टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0। टॉर्क का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगा, बॉडी विल नॉट रोटेट। टॉर्क इक्वल टू 0 मतलब बॉडी विल नॉट रोटेट, बॉडी विल नॉट रोटेट, बॉडी रोटेट नहीं करेगा। दूसरा केस समझिए, दूसरा केस, ये तो मिनिमम वैल्यू मैंने बता दिया, टॉर्क की मिनिमम वैल्यू बता दिया मैंने कि बॉडी रोटेट करेगा ही नहीं। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, टॉर्क मैक्सिमम की बात हम करते हैं तो कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब r क्रॉस r इंटू एफ साइन 90 डिग्री, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसका क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ओके, ऐसा एग्जांपल के तौर पर मान लो ये पार्टिकल हिंज हमने पकड़ के रखा हुआ है और इसको परपेंडिकुलरली हम लोग धकेल रहे हैं, इसको क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो। परपेंडिकुलर, कुछ एंगल भी नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें, है ना। तो r इंटू एफ साइन 90 डिग्री, इस तरह से हम लिखेंगे, समझेंगे। टॉर्क मैक्सिमम इस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए तो टॉर्क क्या होगा,
मैक्सिमम रोटेशन होगा। तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से क्या करेगा, बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा। तो टॉर्क की वैल्यू अगर हम जानना चाहेंगे तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मैक्सिमम कितनी होगी R क्रॉस F। इस तरह से टॉर्क का वैल्यू का रेंज हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात की है, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर जो कुछ भी है इन सब का मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहा हूँ, है ना, मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया कि मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। दूसरा चीज टॉर्क के ऊपर में एक और चीज है कि अगर फोर्स एक्सिस से पास करे, मान लो हमने हिंज करके रखा हो, अगर फोर्स एक्सिस से पास कर रहा हो, एक्सिस से पास करे, मैंने यहां पे फोर्स लगाया, अगर फोर्स एक्सिस से पास करे तो भी क्या होगा, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, और हमने फोर्स यहीं पे अप्लाई कर दिया, यहां पे हमने अप्लाई कर दिया, तो भी टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगी, उस केस में भी बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर अप्लाइड फोर्स इज इंटरसेक्टिंग विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर अप्लाइड फोर्स किसी तरह से रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस केस में भी नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, बॉडी विल नॉट रोटेट, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। ओके